नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का दुर्गेश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक रावत आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को, और आपके जितने भी साथीगण हैं जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक बार वीडियो की लिंक साझा कर दीजिए। फिर हम क्लास का आनंद लेते हैं। मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हमें केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना है और केमिस्ट्री को मेरे दोस्तों आज की क्लास में हमें खत्म करना है। और मैंने ऐसे ऐसे मेरे दोस्तों टॉपिक को चुन रखा है आज की क्लास में कि यदि आप परीक्षा में बैठोगे तो आप मेरे को याद करोगे कि आपने किसी शिक्षक के द्वारा, अपने किसी भाई के द्वारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन किया हुआ है। और यकीन मानिएगा मेरे दोस्तों, आजकल के एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा अहम रोल है। मैं तो यह भी कहूँगा कि भौतिकी से भी ज़्यादा यानी कि फिजिक्स से भी ज़्यादा केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है। तो मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों, आज की क्लास यह जो केमिस्ट्री की होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जितने भी हमारे साथीगण एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल दो। फिर हम मेरे दोस्तों क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से साथी हर हर महादेव बोलते हैं और क्लास को मेरे दोस्त शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा, गोलू गुप्ता, अभिषेक, विकास, संध्या, बादल, खुशी, ऋतिक, ओझा, अनुराधा, अभी, सुजाता, एक बार हर हर महादेव बोल दो मेरे भाई सारे लोग। फिर क्लास को फटाफट स्टार्ट किया जाए, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये मान के चलो आप मेरे दोस्तों की केमिस्ट्री की यह जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हर एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला है। हम जो लाइन भी आपको बोलूंगा ना मैं, मेरे दोस्तों हर एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला है। तो सारे लोग तैयार हैं क्या? एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है भैया, सारे लोग तैयार हैं। अब बिना किसी देरी के मेरे दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सारे मेरे भाई बहन अपना ध्यान पूरी क्लास पर लगाइएगा। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। आपने मेरे दोस्त अम्ल और क्षार के बारे में सुना होगा, एसिड एवं बेस के बारे में सुना होगा। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्तों आपको अम्ल पहचानना है तो कैसे पहचान पाओगे? आप कहोगे सर यदि हम किसी भी पदार्थ को खाएंगे तो खाकर हम पहचान पाएंगे कि वह अम्ल है कि क्षार है। मेरे दोस्तों, आपने कोई भी पदार्थ खाया और खाने पर यदि आपको वह पदार्थ खट्टा लग रहा है तो मान के चलिएगा वह एक अम्ल है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? इसका मतलब है कि जो अम्ल होते हैं वह अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में। तो आपका जवाब होगा स्वाद में खट्टे होते हैं। अब मेरे दोस्तों, आपको क्षार की पहचान करना है स्वाद के द्वारा। तो यदि कोई भी पदार्थ आपको खाने में मेरे दोस्तों तीखा लग रहा है या फिर कसेला लग रहा है तो मान के चलिएगा वह क्षार है। तो यह जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों तीखे एवं कसेले होते हैं। और याद रखिएगा एक बहुत छोटी सी बात है, यदि आपसे कहा जाए कि पीएच स्केल के द्वारा, पीएच पैमाने के द्वारा हम यह ज्ञात करना है कि वह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, तो पीएच पैमाने के द्वारा भी आप यह ज्ञात कर पाते हो। हाँ, लेकिन यह बात याद रखनी है, यह जो अम्ल होते हैं इन अम्ल का जो पीएच मान होता है मेरे दोस्तों वो 7 से कम होता है। और यह जो क्षार होते हैं मेरे दोस्तों, इन क्षारों का पीएच मान मेरे दोस्तों 7 से ज़्यादा होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितने से कम होता है? 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान कितने से कम होता है? कितने से ज़्यादा होता है? 7 से ज़्यादा होता है। यह बात याद रखनी है। अब मेरे दोस्तों, यह जो अम्ल होते हैं याद रखना है, यह अम्ल मेरे दोस्तों नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। समझ गए मेरी बात? अच्छा, आप एक ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक का नाम है मेरे दोस्तों BAR। यहाँ पर मेरे दोस्तों यह जो ए है, ए का मतलब होता है एसिड और एसिड को हिंदी में कहा जाता है मेरे दोस्तों अम्ल। और यह जो बी है, बी का मतलब होता है ब्लू यानी कि नीला। और आर का मतलब होता है मेरे दोस्तों रेड यानी कि लाल। तो यह एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। और इसके विपरीत मेरे दोस्तों काम किया जाता है क्षारों के द्वारा। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को मेरे दोस्त नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। तो यह बात याद रखिएगा, यह काम होता है क्षारों का। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को मेरे दोस्तों नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। यह बात याद रखनी है। तो यह अम्ल और क्षार के बीच में थोड़ी बहुत अंतर है जो कि हमें याद रखने हैं। अब देखो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, यदि अम्ल की बात की जाए तो हमें प्रमुख अम्लों के बारे में चर्चा करनी है। समझ गए मेरी बात? सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCl के बारे में। जैसे आपने नाम सुना होगा HCl, H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, इनके बारे में नाम सुना होगा। बेंजोइक अम्ल के बारे में नाम सुना होगा। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में नाम सुना होगा। टार्टरिक अम्ल के बारे में नाम सुना होगा। तो इनसे मेरे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वाली क्लास में हमें इनके बारे में ही चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे HCl के बारे में। अब यह जो HCl होता है मेरे दोस्तों, इस HCl का एक अन्य नाम बड़ा ही फेमस होता है, परीक्षा में कई बार ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि HCl को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों HCl को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नाम याद कर लेना, परीक्षा में कई बार ही पूछा जाता है। HCl को किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक
एसिड के नाम से जाना जाता है। और मेरे दोस्तों यह जो HCl है इसका pH वैल्यू पता है कितना होता है? तो आपका जवाब होगा इसका pH वैल्यू 1 से लेकर 1.5 के बीच होता है ना। यानी कि 1 से 1.5 तक इसका pH वैल्यू होता है। और जिन भी पदार्थों का pH मान मेरे दोस्तों 1 से 3 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह एक कैसा अम्ल है? तो आपका जवाब होगा यह एक प्रबल अम्ल होता है। समझ गए मेरी बात? लेकिन आपको एक बात याद रखनी है मेरे दोस्तों, जब आप पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हो बायोलॉजी में, तो पाचन तंत्र में मेरे दोस्तों भोजन का पाचन किया जाता है। समझ गए मेरी बात? और एक बात याद रखिएगा, आप जो भोजन खाते हो ना वो भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन नहीं होता है। उस भोजन में कुछ सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। तो पता है मेरे दोस्तों होता क्या है, हमारी जो लार होती है ना, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। वह लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। लेकिन यह लाइसोजाइम एंजाइम मेरे दोस्तों उस भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को पूर्ण रूप से नहीं मार पाता है। अभी भी उस भोजन में कुछ सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। समझ गए मेरी बात? और जो बचे हुए सूक्ष्म जीव होते हैं उन बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य किया जाता है मेरे दोस्तों इस HCl के द्वारा। और यह जो HCl है ना हमारे पेट में मेरे दोस्तों जठर ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है। समझ गए मेरी बात? तो भोजन में बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होगा HCl के द्वारा किया जाता है। और यह बात याद रखिएगा, भोजन में बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मेरे दोस्तों मारने का कार्य करता है। और HCl के बारे में एक बात याद रख लेना, यदि आपसे परीक्षा में कभी भी पूछा जाता है कि HCl क्या पाचन कराता है, तो आपका साफ साफ जवाब होगा कि HCl पाचन नहीं कराता है, लेकिन HCl पाचन कराने में सहायक जरूर होता है। यह बात याद रखनी है। तो मेरे दोस्तों यह जो HCl होता है यह भोजन का पाचन नहीं कराता है और यह पाचन कराने में सहायक जरूर होता है। यह भोजन का पाचन नहीं कराता है लेकिन मेरे दोस्तों पाचन कराने में जरूर सहायक होता है। अब देखो कई बारी क्या होता है, आपको पता है कि पेट में हमें जलन होने लगती है। पता है पेट में जलन कब होने लगती है? जब हमारे पेट में मेरे दोस्तों HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो जैसे ही पेट में HCl की मात्रा बढ़ती है तो मेरे दोस्तों पेट में जलन होने लगती है। और पेट में होने वाली है जो जलन होती है इसको ही कहा जाता है एसिडिटी। इसको ही क्या कहा जाता है? एसिडिटी कहा जाता है, अम्लीयता कहा जाता है। तो अम्लीयता कब होती है? जब हमारे पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पेट में जलन होती है, जिस वजह से एसिडिटी होती है यानी कि अम्लीयता होती है। अब जैसे मेरे दोस्तों आपको एसिडिटी हुई, आप एसिडिटी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए। तो जैसे ही डॉक्टर के पास आप एसिडिटी का इलाज करवाने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको मेरे दोस्तों इनो देता है। क्या देता है? इनो देता है। और यह जो इनो होता है इसमें मौजूद होता है मेरे दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस मौजूद होता है। समझ गए मेरी बात? और यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मेरे दोस्तों, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ क्रिया करता है और आपकी एसिडिटी को समाप्त कर देता है। तो पता है एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है। और बे यौगिक जो एसिडिटी को समाप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है एंटी एसिड। यानी कि यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है यह एक प्रकार का एंटी एसिड होता है यानी कि प्रति अम्ल होता है। तो प्रति अम्ल क्या करते हैं? आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों प्रति अम्ल मेरे दोस्तों अम्लीयता को समाप्त करते हैं यानी कि एसिडिटी को ठीक करने का कार्य किया जाता है प्रति अम्लों के द्वारा। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें चर्चा करनी है मेरे दोस्तों गैल्वेनीकरण से पहले पता है होता क्या है? गैल्वेनीकरण से पहले लोहे को HCl से धोया जाता है। कैसे धोया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा लोहा होता है आप सभी को पता है कि लोहे में जंग लग जाती है यदि हम लोहे को खुला छोड़ देते हैं या फिर नमी में रख देते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस लोहे के ऊपर मेरे दोस्तों जिंक धातु का लेपन किया जाता है, जिंक धातु की पॉलिश की जाती है। जब लोहे के ऊपर जिंक धातु का लेपन या फिर पॉलिश की जाती है तो उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। हिंदी में मेरे दोस्तों इसे आप यसद लेपन भी कहते हो या फिर जस्तीकरण भी कहते हो। लेकिन मेरे दोस्तों गैल्वेनाइजेशन से पहले यानी कि गैल्वेनीकरण से पहले इस लोहे को HCl से धोया जाता है। और यहाँ तक कि इस HCl का उपयोग किया जाता है चमड़े के शुद्धिकरण में भी। समझ गए मेरी बात? तो देखो यह बात मैंने आपको बताई हुई है कि गैल्वेनीकरण से पहले लोहे को HCl से धोया जाता है। इसका उपयोग मेरे दोस्तों चमड़े के शुद्धिकरण में या फिर आप यह कह सकते हो कि चमड़े की सफाई में किया जाता है। अब देखो होता क्या है मेरे दोस्तों, आपको एक शब्द के बारे में ज्ञान होना चाहिए और वह शब्द है हमारा अम्लराज। आपको यह पता होना चाहिए कि अम्लराज क्या होता है।
यानी कि एक्वारेजिया क्या होता है। अब जैसे आप सभी को पता होता है कि हमारी जो मम्मी होती हैं या फिर बहनें हैं, उनके पास मेरे दोस्त गहना रहता है, चांदी रहता है, सोना रहता है। हमारा ये जो चांदी सोना रहता है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो हम सोनी जी के यहाँ पे जाते हैं, सोनी जी से कहते हैं कि सोनी जी इस चांदी को आप ठीक कर दो, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्तों थोड़ा ये चांदी काली पड़ गई है। तो सोनी जी क्या करता है कि उस आभूषणों की सफाई कर देता है और एकदम चमकदार आपका आभूषण आपको प्राप्त हो जाता है। समझ गए मेरी बात। तो पता है वह सोनी जी उस आभूषण की सफाई किसके द्वारा कर पा रहा है? सोनी जी उस आभूषण की सफाई कर रहा है मेरे दोस्तों अम्लराज के द्वारा। और यह जो अम्लराज होता है मेरे दोस्तों, दो अम्लों से मिलकर बना होता है। यह HCl तथा HNO3 से मिलकर बना होता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरे दोस्तों 3 अनुपात में पाया जाता है और यह जो नाइट्रिक अम्ल है मेरे दोस्तों 1 अनुपात में पाया जाता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में तथा नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में पाया जा रहा है मेरे दोस्तों, तो इन दोनों के मिश्रण को कहा जाता है एक्वारेजिया, यानी कि अम्लराज कहा जाता है। और यह जो अम्लराज होता है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है आभूषणों की सफाई में। तो एक बात याद रखिएगा, अम्लराज को बनाने के लिए HCl का भी प्रयोग किया जाता है और अम्लराज को बनाने के लिए मेरे दोस्तों HNO3 का भी उपयोग किया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। समझ गए मेरी बात। तो यह था मेरे दोस्तों हमारा HCl। HCl के बाद हमें चर्चा करनी है H2SO4 के बारे में। अब यह जो H2SO4 होता है मेरे दोस्तों, इसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन पता है यह जो H2SO4 होता है, यह मेरे दोस्तों अम्लों का राजा होता है। यहाँ पर दोनों बात अलग अलग होती हैं। एक होता है अम्लराज जो कि HCl तथा HNO3 से मिलकर बना हुआ होता है, और एक होता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। यह बात याद रखना है ना। लेकिन यह जो H2SO4 होता है मेरे दोस्तों, पता है यह किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है हरा कसीस में। हरा कसीस में पाया जाता है, जिस वजह से मेरे दोस्तों इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। समझ गए मेरी बात। बड़ा ही फेमस नाम है। यह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि H2SO4 किस में पाया जाता है? हरा कसीस में पाया जाता है। इसलिए H2SO4 को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। मेरे दोस्तों यह H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल होता है, यह तेजाब होता है और H2SO4 का उपयोग किया जाता है बैटरी एसिड में। और यह जो बैटरी एसिड होता है यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। यह आसुत जल तथा H2SO4 से मिलकर बना होता है। इसमें जो आसुत जल होता है वो 62% होता है और जो H2SO4 होता है वो 38% होता है। समझ गए मेरी बात। तो बैटरी एसिड में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब होगा H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, यदि मेरे दोस्त गांव में या फिर कहीं भाई किसी भी घर में बहुत ज़्यादा आग लग गई, वह आग जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो फिर आप क्या करते हो मेरे दोस्तों? जो लाल लाल गाड़ी आती है उस पर फोन लगाते हो। वह जो लाल लाल गाड़ी होती है उसे कहा जाता है अग्निशामक यंत्र, और वह अग्निशामक यंत्र क्या करती है? आग को बुझाती है। तो मेरे दोस्तों अग्निशामक यंत्र में आग को बुझाने के लिए भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। यह बात याद रखना है। अग्निशामक यंत्र में आग को बुझाने के लिए भी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि H2SO4 का उपयोग किया जाता है HCl के निर्माण में, डिटर्जेंट के निर्माण में। HCl का भी निर्माण करता है, डिटर्जेंट का भी निर्माण करता है। समझ गए मेरी बात। HCl का निर्माण करता है, डिटर्जेंट का निर्माण करता है, और मेरे दोस्तों यह एज अ फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की भांति भी कार्य करता है। अब उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक मेरे दोस्तों वे होते हैं जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, उन्हें कहा जाता है उर्वरक। समझ गए मेरी बात। तो मेरे दोस्त उर्वरक की भांति भी यह कार्य करता है। और अम्ल वर्षा में भी मेरे दोस्तों इस H2SO4 का उपयोग किया जाता है, या फिर अम्ल वर्षा में H2SO4 आता है। तो समझ गए मेरी बात। अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, HCl बनाने में, डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक बनाने में, और अम्ल वर्षा में भी मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। चलो थोड़ा सा आपको अम्ल वर्षा के बारे में ज्ञान करवाते हैं। देखो यह जो अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा कैसे होती है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे दोस्तों हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वायुमंडल होता है, इस एनवायरनमेंट में यानी कि इस वायुमंडल में मेरे दोस्तों पता है 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसमें मेरे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और मेरे दोस्तों इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी पाया जाता है। समझ गए मेरी बात। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, जो गर्मियों का समय होता है, गर्मियों के समय पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से आपने देखा होगा नदियाँ की नदियाँ सूख जाती हैं, तालाब के तालाब सूख जाते हैं, ट्यूबवेल सूख जाते हैं, बोरिंग सूख जाती है। हमारे यहाँ पर भी मेरे दोस्त पूरे मोहल्ला की बोरिंग सूखी हुई है। समझ गए मेरी बात। 2-4 बोर हैं जो चलते हैं, वहीं से सारे लोग पानी भर के ले आते हैं।
तो एक्चुअली में होता क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो पानी होता है वह पानी मेरे दोस्तों वाष्प के रूप में उड़ जाता है और ऊपर जमा हो जाता है। समझ गए मेरी बात। अब यह जो एनवायरनमेंट में गैस पाई जा रही है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, यह दोनों की दोनों गैसें भी मेरे दोस्त ऊपर की ओर जाती हैं वायुमंडल में। अब यह जलवाष्प जैसे ही इन गैसों से क्रिया करता है, समझ गए मेरी बात, यह जलवाष्प जैसे ही मेरे दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो निर्माण करता है H2SO4 का, और यह जलवाष्प जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो निर्माण करता है नाइट्रिक अम्ल का यानी कि HNO3 का। अब जब मेरे दोस्तों गर्मियों के बाद पहली वर्षा होती है तो उस वर्षा के साथ यह दोनों के दोनों अम्ल मेरे दोस्तों पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर नीचे आते हैं। वह जो वर्षा हो रही है, यदि उस वर्षा के पीएच मान को चेक किया जाए और उस वर्षा का पीएच मान मेरे दोस्तों यदि 5.6 से कम आता है, कितना आता है, लेस देन 5.6, यदि उस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम आता है तो मेरे दोस्तों उस वर्षा को कहा जाता है एसिड रेन। उसे क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा। यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। और अम्ल वर्षा के लिए मेरे दोस्तों मेन गैस कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड होती है। एक बार बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था मेरे दोस्तों कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन था 5.6, 5.3, 4.2, 3.5। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर कर दिया था 5.6, जो कि गलत आंसर है। यहाँ पर जब मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूँ कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो 5.6 आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 5.5, आपका आंसर होगा 5.4, आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों 5.3। लेकिन मेरे दोस्तों इन ऑप्शन में 5.3, 5.5, 5.4 ऑप्शन में है ही नहीं। समझ गए मेरी बात। तो हमने फिर करेक्ट आंसर क्या माना, 5.3 माना। यानी कि जो भी 5.6 के सबसे करीब होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यह बात याद रखनी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। अब देखो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं, नाइट्रिक अम्ल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो यह जो नाइट्रिक अम्ल होता है, अभी मैंने आपको हाल फिलहाल पहले बताया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है एक्वारेजिया में, यानी कि अम्लराज को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए मेरी बात। और अम्लराज मेरे दोस्तों दो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है। अम्लराज बना हुआ होता है मेरे दोस्तों, अम्लराज बना हुआ होता है मेरे दोस्तों HCl तथा HNO3 दोनों अम्लों से मिलकर बना होता है। एसिड रेन में अम्ल वर्षा में भी मेरे दोस्तों यह जो नाइट्रिक अम्ल है इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात नाइट्रिक अम्ल की ये होती है कि इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों एक्सप्लोजिव बनाने में, यानी कि विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए। जैसे आपने विस्फोटकों के नाम सुने होंगे, गन पाउडर का नाम सुना होगा, TNT का नाम सुना होगा, ये विस्फोटक होते हैं। आपको विस्फोटक के बारे में मेरे दोस्तों याद नहीं करना है क्योंकि परीक्षा में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, वो तो मैंने बता दिया था। हाँ, यदि आप किसी विस्फोटक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो तो उस विस्फोटक का नाम है RDX। RDX के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब RDX के बारे में मेरे भाई इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो ब्लैक डे है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन इस 14 फरवरी को ब्लैक डे कब घोषित किया गया था, जब 2019 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, तब 14 फरवरी को मेरे दोस्तों वैलेंटाइन डे की अपेक्षा ब्लैक डे मनाया जाता है, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग हमारे 50 जवान शहीद हुए थे। समझ गए मेरी बात। वह जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पुलवामा अटैक में मेरे दोस्तों RDX का इस्तेमाल किया गया था। कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, RDX का इस्तेमाल किया गया था। अब यह जो RDX होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव। तो RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव। यह इसका फुल फॉर्म होता है। RDX का केमिकल नेम होता है मेरे दोस्तों साइक्लो ट्राइनाइट्रोमिथाइल ट्राइनाइट्रोअमाइन। यह इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लो ट्राइनाइट्रोमिथाइल ट्राइनाइट्रोअमाइन। यह इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो यह जो RDX है मेरे दोस्तों इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। RDX को मेरे दोस्तों अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में हेक्सोजोन के नाम से जाना जाता है, इटली में इसे TQ तथा T4 नाम से जाना जाता है। तो RDX को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से, जर्मनी में हेक्सोजोन के नाम से तथा इटली में मेरे दोस्तों TQ तथा T4 नाम से इसे जाना जाता है। समझ गए मेरी बात। अब देखना जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, इसके बाद हमें चर्चा करनी है बेंजोइक एसिड के बारे में। यह जो बेंजोइक एसिड होता है, मालूम है इस बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। यह इसका फॉर्मूला होता है। जरा देखो C6H5COOH, यह इसका फॉर्मूला होता है।
और यह जो बेंजोइक एसिड होता है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है तरल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। जैसे आप सॉस वगैरह का इस्तेमाल करते हो, सॉस वगैरह क्या होते हैं? तरल खाद्य पदार्थ ही तो होते हैं। फ्लेवर्ड वाली कोई भी चीज हो गई, वो तरल खाद्य पदार्थ ही तो होता है। तो तरल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इस बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो बेंजोइक एसिड होता है मेरे दोस्तों, यह घास एवं पत्तों में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि घास एवं पत्तों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा बेंजोइक एसिड पाया जाता है। और दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह तीनों उपयोग इसकी याद रखना है। तरल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, घास एवं पत्तों में भी पाया जाता है, दवाइयां बनाने में मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। कर दोगे इतना कार्य? बोलो हाँ ना। एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे मेरे भाई बहन कमेंट करके बता दो कि हाँ सर इतना कार्य कर देंगे, फिर आगे की ओर चला जाए। इसके बाद मेरे दोस्तों हमें चर्चा करनी है बोरिक एसिड के बारे में। इसका एक और अन्य नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बोर्ड में मैंने लिखा हुआ बोरिक एसिड, इसे ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहा जाता है। यह जो बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। यह इसका फॉर्मूला होता है। पता है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जैसे मेरे दोस्तों आप बाइक चला रहे हो, आपकी बाइक में कूड़ा कचरा चला गया, समझ गए मेरी बात। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर हमारी आंख को साफ कर दो। तो पता है डॉक्टर आपकी आंख को इसी के द्वारा साफ करता है, बेंजोइक एसिड के द्वारा, समझ गए, सॉरी इसके द्वारा, बोरिक एसिड के द्वारा या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड के द्वारा। आई वॉश में, आई ड्रॉप में, जो आई ड्रॉप आप डालते हो ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपकी आंख को साफ करना है तो ड्रॉप आपकी आंख को भी तो साफ करता है कि नहीं करता? तो आई वॉश में, आई ड्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, यह एज ए एंटीसेप्टिक की भांति भी कार्य करता है। अब एंटीसेप्टिक क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक का मतलब होता है, जैसे मेरे दोस्तों पता चले आपको कहीं पर कट गया, ब्लेड लग गई आपको तो कट गया है ना, पता चले रोटी बना रहे हो आप तो जल गए, तो कटने और जलने पर जो दवाइयां लगाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक की भांति कौन कार्य करता है? बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड कार्य करता है। तो बोरिक एसिड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आई वॉश में, आई ड्रॉप में, तथा इसका उपयोग किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। समझ गए? यह एंटीसेप्टिक की भांति भी कार्य करता है। तो एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, इसके बाद चर्चा करनी है हमें एसिटिक एसिड के बारे में। और यह जो एसिटिक एसिड होता है ना, इसका उपयोग किया जाता है विनेगर बनाने में। विनेगर का मतलब होता है सिरका, समझ गए मेरी बात? तो सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो सिरका होता है ना, जैसे अचार, चटनी, इनमें डाला जाता है, वो कहलाता है विनेगर। तो विनेगर बनाने में यानी कि सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अचार व चटनी जैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एसिटिक एसिड का यही दो काम होता है। सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन यदि एसिटिक एसिड से कोई पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है कि विनेगर में यानी कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद मेरे दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। यह जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। यह इसका फॉर्मूला होता है। पता है ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो हमारे कपड़े होते हैं ना, कपड़ों में मेरे दोस्तों जंग लग जाती है, दाग लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं। तो कपड़ों में मेरे दोस्तों जो जंग के दाग धब्बे होते हैं ना, उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल पालक एवं टमाटर में भी पाया जाता है। तो यदि आपसे यह पूछा जाता है कि पालक एवं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मेरे दोस्तों यह जो पथरी होती है ना, हमारी किडनी में स्टोन जमा हो जाता है जिसे हम पथरी कहते हैं, उस पथरी में भी यह ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब आप लोगों को ये पता नहीं होता है कि पथरी का निर्माण कैसे होता है। चलो जरा ध्यान से देख लेते हैं कि पथरी का वास्तव में निर्माण कैसे होता है। मेरे दोस्तों यह जो पथरी है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है यानी कि मानव शरीर है, मानव शरीर में मेरे दोस्तों कैल्शियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? यह जो कैल्शियम होता है मानव शरीर में मेरे दोस्तों 5 जगहों पर पाया जाता है। यह कैल्शियम हमारे दांतों में पाया जाता है, यह कैल्शियम मेरे दोस्तों हमारे बालों में पाया जाता है, खून में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। तो यह कैल्शियम 5 जगहों पर पाया जाता है। आपको याद नहीं करना है, केवल आपको समझना है कि यह कैल्शियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, पथरी का निर्माण कैसे होता है। तो आपने कहा यह कैल्शियम 5 जगहों पर पाया जाता है। अब जैसे आपने मेरे दोस्तों पालक खाया या फिर टमाटर खाया, तो पालक टमाटर में तो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब यह ऑक्जेलिक अम्ल इस कैल्शियम से क्रिया कर लेता है,
जैसे ही ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया करता है तो निर्माण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। कैल्शियम ऑक्जिलेट हमारी एक पथरी होती है, पत्थर टाइप होता है। यह मेरे दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट यह बोमेन कैप्सूल में यानी कि बोमेन संपुट में आके जमा हो जाता है। हमारी किडनी में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल, या फिर इसका ही एक नाम होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। जैसे हम छन्नी से चाय को छानते हैं, वैसे ही इसी बोमेन कैप्सूल में या फिर ग्लोमेरुलस फिल्टर में मेरे दोस्तों हमारा खून छनता है। समझ गए मेरी बात। अब यदि यहाँ पर मेरे दोस्तों यह पत्थर आके जमा हो जाएगा, पथरी बन जाएगी, तो क्या हमारा खून प्रॉपर तरीके से छन पाएगा? नहीं छन पाएगा। फिर हमारे शरीर में मेरे दोस्तों हमको समस्या होने लगती है, किडनी से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, खून से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इसका इलाज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। एक मेथड होती है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के द्वारा मेरे दोस्तों इसका इलाज हो जाता है, लेजर टेक्निक के द्वारा इसको काटा जाता है। समझ गए मेरी बात। और जिन भी मेरे दोस्तों पेशेंट को पथरी हो जाती है, डॉक्टर उनको यहाँ तक कि यह भी सलाह देते हैं कि आप दवाई के तौर पर एल्कोहल का भी सेवन कर सकते हो। समझ गए मेरी बात। तो यदि किसी को पथरी है तो मेरे दोस्त यदि आप एल्कोहल लेते हो तो अच्छी बात है ना, लेकिन दवाई के रूप में लेना है, नशे के रूप में नहीं लेना है। ये नहीं कि आप पी के फिर मेरे दोस्तों रास्ते में लुढ़क गए हो, रास्ते में डले हुए हो, आपको कोई भी लात मार के जा रहा है ना, कि आपको लोगों पर प्यार आ रहा है क्योंकि पीने खाने के बाद आपको ज़्यादा प्यार आने लगता है। तो ये सब बातें नहीं करना है आपको। आपको दवाई के तौर पे लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन बाकी इसके आगे आपको लेना हो तो फिर उसके लिए मैं आपको राजी नहीं करूँगा। अब देखो ज़रा ध्यान से आगे की ओर चलते हैं। इस तरह से हमारी पथरी का निर्माण होता है। अब हमें पढ़ना है कार्बोनिक एसिड के बारे में। यह जो कार्बोनिक एसिड होता है मेरे दोस्तों, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर होता है, उनमें यह कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो कार्बोनिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है मेरे दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है, तथा सोडा वाटर में भी यह कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है मेरे दोस्तों टारटरिक एसिड के बारे में। यह जो टारटरिक एसिड होता है मेरे दोस्तों, यह इमली व अंगूर में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमली व अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा टारटरिक एसिड पाया जाता है। हमारा जो केक आता है ना, और जो बेकिंग पाउडर आता है, बेकिंग पाउडर आगे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। तो केक और बेकिंग पाउडर की जो बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, उस कड़वाहट को कम करने के लिए मेरे दोस्तों इस टारटरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो यह टारटरिक एसिड क्या करता है मेरे दोस्तों? केक व बेकिंग पाउडर की बिटरनेस को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आपका जवाब होगा केक और बेकिंग पाउडर की बिटरनेस को कम करने के लिए, यानी कि कड़वाहट को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए मेरी बात। केक और बेकिंग पाउडर की बिटरनेस को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि फलाने में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे यदि मैं दही की बात करूं मेरे दोस्तों, तो बताओ दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। मक्खन में कौन सा पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल। मेरे दोस्तों जो पका हुआ आम होता है या फिर जो सेव होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा मैलिक एसिड पाया जाता है। जो नींबू होता है मेरे दोस्तों, संतरा होता है, और जो कच्चा आम होता है, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरा और कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मेरे दोस्तों जो चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, और जो बिच्छू का डंक होता है, चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा फार्मिक एसिड पाया जाता है। देखो परीक्षा में कई बार क्या होता है, ऑप्शन में आपको फार्मिक एसिड नहीं मिलता है, तो इस फार्मिक एसिड का अन्य नाम पूछ लिया जाता है। तो यह जो फार्मिक एसिड होता है मेरे दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या होता है? तो आपका जवाब होगा इसका अन्य नाम होता है फार्मेल्डिहाइड। इसका अन्य नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। समझ गए मेरी बात। इसका अन्य नाम होता है मेरे दोस्तों फार्मेल्डिहाइड। समझ गए मेरी बात। इसका अन्य नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड। जो पेन किलर्स होती हैं, दर्द निवारक, जैसे आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो आप क्या लेते हो? पेन किलर्स ले लेते हो डॉक्टर के पास जाके। तो पेन किलर्स में मेरे दोस्तों पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड। पेन किलर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। तो यह बात याद रखनी है। अब देखो जरा ध्यान से एक बात बताओ, जो आंवला होता है, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। पालक टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो यह बात याद रखनी है मेरे दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दही में लैक्टिक एसिड, मक्खन में ब्यूटारिक एसिड,
पके हुए आम तथा सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड, कच्चे आम में भी सिट्रिक एसिड, चींटी मधुमक्खी बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड जिसे फार्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है, पेन किलर्स में पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड, आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड, पालक टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो यह बात याद रखनी है। अब मेरे दोस्तों हमारे जो एसिड हैं वो एसिड हमारे समाप्त हो गए हैं। अब हमें थोड़ा बेस के बारे में चर्चा करनी है, क्षार के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे NaOH के बारे में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। अब यह जो NaOH होता है मेरे दोस्तों यह एक प्रबल क्षार होता है, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वो लगभग 14 होता है। तो यदि किसी भी पदार्थ का pH मान मेरे दोस्तों 12 से 14 के बीच है या फिर 11 से 14 के बीच है तो वह प्रबल क्षार माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो यह जो NaOH होता है यह एक प्रबल क्षार होता है और इसकी pH वैल्यू लगभग 14 होती है। इसे मेरे दोस्तों कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। सबसे फेमस नाम है NaOH का कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। अब मेरे दोस्तों आप साबुन दो प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के साबुनों का इस्तेमाल करते हो। एक होता है मेरे दोस्तों कठोर साबुन, एक होता है मुलायम साबुन। जो कठोर साबुन होता है उसके द्वारा हम कपड़े धोते हैं और जो मुलायम साबुन होता है उसका उपयोग किया जाता है नहाने में। तो मेरे दोस्तों कठोर साबुन को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जवाब होगा NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। और मुलायम साबुन को बनाने के लिए मेरे दोस्तों KOH का इस्तेमाल किया जाता है। यह बात याद रखनी है। NaOH का इस्तेमाल मेरे दोस्तों पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। तो कास्टिक सोडा कहा जाता है इसे, कठोर साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है KOH। KOH का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों मुलायम साबुन बनाने में। यह भी एक प्रबल क्षार होता है। साबुन में मेरे दोस्तों जो ग्लिसरीन मौजूद होता है ना, इस ग्लिसरीन की वजह से आंसू आ जाते हैं। अब कई बार क्या होता है जब हम नहाते हैं तो नहाते नहाते हमारा जो साबुन होता है हमारी आंख में चला जाता है और हमको आंसू आने लगते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता। हेलो 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 हेलो, एक बार कमेंट करके बताओ मेरे भाई आवाज़ आ रही है प्रॉपर। एक बार कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है क्या। एक बार कमेंट करके बताओ सारे लोग आवाज़ आ रही है क्या। एक बार मेरे को ये बता दो ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है, फिर आगे चला जाए। एक बार कमेंट करके बता दो सारे लोग ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर, फिर आगे चला जाए। कितने खतरनाक लोग हैं इस क्लास में बोल रहा है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मतलब सारे लोग रीलबाज है। सारे लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीलबाजी है। बहुत सारे लोग रील देखते हैं, है ना। एक वो रील अभी चलने लगती है, उसमें बार बार कहने लगते हैं ना फा, जैसे कोई भी चीज़ आती है तो फा करने लगते हैं। वो भी रील गजब चल रही है मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा ये लाइट की प्रॉब्लम है। तो अभी आपकी क्लास लेने के बाद स्टूडियो में दूसरी जगह शिफ्ट ही करवा रहा हूँ। तो ये समझो अभी मैं जो आपकी क्लास लेने के पहले उस जगह पे गया हुआ था जहाँ पे मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है, वहाँ पे मैं स्टूडियो लगवा रहा हूँ मेन मार्केट में, ताकि ये जो लाइट वाली समस्या है ना, मैं लाइट वाली समस्या से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ। इस वजह से दुर्गेश सर भी कभी कभी मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि बताओ सर आपकी क्लास मिस हो जाती है। अब मैं क्या करूं यार, लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे है। मैंने गलती कर दी, मैंने स्टूडियो शिफ्ट करने से पहले पूछा था कि लाइट की समस्या तो नहीं होती है, तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। अब बाद में पता चला कि लाइट की समस्या होने लगी यार, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई मेरे सामने। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, हटाओ जो कुछ भी होगा। तो अभी मेरे को मान के चलो शाम तक पूरे को लगातार काम है, लगातार काम है ना। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास भी बंद कर रखी हुई है, किसी भी हालत में मेरे को स्टूडियो की समस्या सुलझानी है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई लिखाई का एक कारवा। तो हम पढ़ाई कर रहे थे KOH के बारे में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है मुलायम साबुन को बनाने में। अब साबुन में जो ग्लिसरीन मौजूद होता है, ग्लिसरीन की वजह से मेरे दोस्तों आंसू आने लगते हैं, है ना। ये बात याद रखना है आपको। अब इसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ALOH का होल थ्राइज इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ALOH का होल थ्राइज इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और यह जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में। और वाटर प्रूफ क्लॉथ्स क्या होते हैं, ऐसे कपड़े जो कि पानी से हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें कहा जाता है वाटर प्रूफ क्लॉथ। जैसे कि रेनकोट हो गया, छाता हो गया, यह दोनों के दोनों वाटर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं। समझ गए मेरी बात। अब मेरे दोस्तों इसके बाद है MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में डालते हो तो पानी में डालने पर यह दूधिया रंग का हो जाता है।
इस वजह से इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा यौगिक होता है जो कि अम्लीयता को समाप्त करने का कार्य करता है या फिर अम्लीयता को ठीक करने का कार्य करता है। और जो यौगिक अम्लीयता को ठीक करने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिअम्ल यानी कि एंटासिड कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का एंटासिड होता है यानी कि प्रतिअम्ल होता है, यह बात याद रखिएगा। इसके बाद है ZnO जिसे कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। मेरे दोस्तों यह जो जिंक ऑक्साइड होता है, यह जिंक ऑक्साइड मेरे दोस्तों तो ये मेरे दोस्तों जिंक ऑक्साइड क्या करता है, अम्लीय प्रकृति को भी दर्शाता है और क्षारीय प्रकृति को भी दर्शाता है। इस वजह से इसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में खेल रहा हो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक को कॉमन कर लेते हैं, जो उस वाली टीम में भी खेलता है और मेरी वाली टीम में भी खेलता है, तो वो हमारे लिए एम्फोटेरिक कहलाता है। तो यह जो जिंक ऑक्साइड होता है यह मेरे दोस्तों अम्लीय प्रकृति को भी दर्शाता है एवं क्षारीय प्रकृति को भी दर्शाता है। इस वजह से इसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, इसे फिलोसफर बूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे फ्लावर ऑफ जिंक कहा जाता है यानी कि जिंक का फूल कहा जाता है, तथा इसका उपयोग किया जाता है सनस्क्रीन बनाने में। अब जो सनस्क्रीन होती हैं जो कि हमें मेरे दोस्तों धूप से बचाती हैं, समझ गए मेरी बात, उन सनस्क्रीन को बनाने के लिए मेरे दोस्त ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड के बाद हमें चर्चा करनी है मेरे दोस्तों लवण के बारे में यानी कि सॉल्ट के बारे में। अब देखो लवण का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। देखो भाई, है ना। अरे देखो थोड़ा बहुत बफरिंग हो रहा है आज, है ना। तो यार भाई इसमें इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या करूँ यार। आगे से मेरी जो क्लास होगी ना, कभी ऐसा नहीं होगा, कसम भगवान की। आज मेरे स्टूडियो में शिफ्ट करवा रहा हूँ दूसरी जगह, तो टेंशन ना लो यार। ये हो रहा है तो भाई इसमें थोड़ा सा आज मेरे साथ खड़े रहो ताकि है ना पूरा अपन आराम से पढ़ पाए तो मज़ा आए। ऐसे में मज़ा नहीं आता है ना, यदि आप लोग बीच में जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बस थोड़ा सा खड़े रहो तो अच्छा लगेगा, है ना। पूरा अपन कंप्लीट करके जाएंगे। इतने प्यारी प्यारी चीज़ें हैं आज की क्लास में। जैसे अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में चर्चा की, तो आपको समझ में आया होगा कि कितनी कितनी प्यारी चीज़ें हैं। वैसे ही आगे हम चर्चा करने वाले हैं पूरे चैप्टर के बारे में। अभी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे दोस्तों धातु अधातु आने वाला है। इसके बाद है आवर्त सारणी, इसके बाद है पॉलीमर। तो अभी हमारा यह एसिड बेस एवं सॉल्ट कंप्लीट तो होने दो। धातु अधातु चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना बड़ा चैप्टर है। बताओ इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, आज तक हमें इतना कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। तो मेरे दोस्तों यदि आप इतना ही पढ़ के चले जाओगे तो आपको यकीनन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप परीक्षा में बैठोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो ज़रा ध्यान से देख लो मेरे दोस्तों। तो देखो लवण का निर्माण कैसे होता है, कुछ भी नहीं करना है, एसिड की क्रिया बेस के साथ करवानी है, यानी कि एसिड और बेस की क्रिया करवानी है। जैसे ही एसिड बेस की क्रिया करवाई जाती है तो सॉल्ट का निर्माण होता है और साथ में मेरे दोस्तों H2O भी निकलता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एसिड लिया जिसका नाम HCl, यहाँ पर मैंने एक बेस लिया NaOH, तो मेरे दोस्तों सॉल्ट बनता है NaCl तथा मेरे दोस्तों H2O बाहर निकल आता है। समझ गए मेरी बात। अब हमें थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मेरे दोस्तों बड़ा ही फेमस होता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। मेरे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को मेरे दोस्तों बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा ही फेमस नाम है। परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताइए बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मेरे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। मेरे दोस्तों यह खाने वाला सोडा होता है और खाद्य पदार्थों को पकाने वाला सोडा भी यही होता है, इसलिए इसे पाक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए कौन से एसिड का उपयोग किया जा रहा था, H2SO4 का, तथा अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए मेरे दोस्तों इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी किया जाता है। H2SO4 का भी उपयोग किया जाता है तथा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यह दोनों बातें याद रखनी है। तो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए मेरी बात। अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए
इसका उपयोग किया जाता है। किण्वन, किण्वन में मेरे दोस्तों खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो किण्वन में खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब जो मेरे दोस्तों हम पेंट करते हैं ना दीवारों पे, या फिर जो हम पेंटिंग करते हैं उसमें मेरे दोस्तों जो दाग धब्बे लग जाते हैं, दीवारों पे दाग धब्बे नहीं लग जाते हैं, तो उस पेंट के दाग धब्बों को हटाने के लिए मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। तो पेंट के दाग धब्बे हटाने के लिए, पेंट के दाग धब्बे हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। पेंट के दाग धब्बे हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है CaSO4 इंटू मेरे दोस्तों 2H2O। यह जो CaSO4 इंटू 2H2O होता है इसे कहा जाता है जिप्सम। यदि आप कॉमन इसे पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। अब यह जो जिप्सम होता है इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों सीमेंट बनाने में, और यह जिप्सम का बड़ा ही फेमस उपयोग होता है कि जिप्सम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है। मेरे भाई जैसे ही जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जिप्सम को गर्म करने पर मेरे दोस्तों निर्माण होता है CaSO4 इंटू ½ का निर्माण होता है। जिप्सम को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? CaSO4 इंटू ½ का निर्माण होता है। मेरे दोस्तों इसे कहा जाता है सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, और यह जो सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो POP। समझ गए मेरी बात? तो इसे क्या कहा जाता है? POP कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। POP कहा जाता है CaSO4 इंटू ½ को। समझ गए मेरी बात? अब मेरे दोस्तों यह जो POP होती है इसका उपयोग किया जाता है पुट्टी करने में। हमारे जो घर होते हैं उन घरों में मेरे दोस्तों पुट्टी करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो घरों में पुट्टी करने में भी मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। पुट्टी करने में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है, पुट्टी करने में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है, मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, डिजाइन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर करने में, पुट्टी करने में, मूर्ति बनाने में, डिजाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट गई, तो मेरे दोस्तों डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है ना। प्लास्टर मेरे दोस्त इसी POP का तो बना होता है। समझ गए मेरी बात? अब इसके बाद हमें चर्चा करनी है CaOCl2। यह जो CaOCl2 होता है इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसे व्रंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह जो ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्रंजक चूर्ण होता है इसका उपयोग किया जाता है कॉटन एवं हेयर में। कॉटन एवं हेयर में ब्लीचिंग करने में आपने देखा होगा कपड़ों की ब्लीचिंग की जाती है, बालों की ब्लीचिंग की जाती है ना। जैसे पता चली मैंने कोई एक सफ़ेद लोवर ले लिया, सफ़ेद पैंट ले लिया, अब मेरे दोस्तों मैं कहीं पर घूमने निकल गया तो कीचड़ में हमारा पैंट मेरे दोस्तों गंदा हो गया, अब वो दाग उसके हट नहीं रहे हैं। तो मेरे दोस्तों जैसे ही हम लॉन्ड्री वाले के पास गए तो लॉन्ड्री वाला कहता है कि आप ऐसा करो कि इसका आप ब्लीचिंग करवा लो। तो जैसे ही मैंने ब्लीचिंग करवाई तो उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है। आपने हार्दिक पांड्या को देखा हुआ, हार्दिक पांड्या अपने बालों का कलर चेंज कर लेता है, इसलिए कर लेता है क्योंकि वह ब्लीचिंग करवा लेता है। तो इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों कॉटन एवं हेयर में ब्लीचिंग करने के लिए। समझ गए मेरी बात? तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कॉटन एवं हेयर में ब्लीचिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग इसका मेरे दोस्तों जो हमारा स्विमिंग पूल होता है ना, उस स्विमिंग पूल के पानी की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आपका जवाब होगा स्विमिंग पूल के पानी की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल के पानी की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मेरे दोस्तों हमें पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। और यह जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है मेरे दोस्तों इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा के नाम से जाना जाता है। समझ गए मेरी बात? मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है बीटाडिन दवा बनाने में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कौन सी दवा बनाने में किया जाता है? बीटाडिन दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा यह जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है मेरे दोस्तों कुआं के अंदर पानी की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में कुआं होते हैं ना, हमारे खेतों में कुआं होते हैं, उन कुआं के अंदर मेरे दोस्तों पानी की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बीटाडिन दवा बनाने में। इसे लाल दवा भी कहा जाता है। कुओं के अंदर पानी की सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो स्विमिंग पूल के पानी की सफाई करने में उपयोग किया जा रहा है विरंजक चूर्ण का, कुएं के अंदर पानी की सफाई करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे मेरे दोस्तों इसी का उपयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का।
इसके बाद है KNO3। यह जो KNO3 होता है मेरे दोस्तों, इसे कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका एक नाम बड़ा ही फेमस होता है, इसे साल्ट पीटर सोरा के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल्ट पीटर सोरा किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर सोरा कहा जाता है, समझ गए मेरी बात। इसका उपयोग किया जाता है गन पाउडर बनाने में, यानी कि बारूद बनाने में मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। गन पाउडर बनाने में यानी कि बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा यह एज अ फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की भांति भी कार्य करता है। यह किसकी भांति कार्य करता है? एज अ फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की भांति कार्य करता है। अब उर्वरक क्या करते हैं? उर्वरक मेरे दोस्तों भूमि की उपज क्षमता को यानी कि उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। जो भूमि की उपज क्षमता या फिर उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक, समझ गए मेरी बात। तो यह क्या करते हैं मेरे दोस्तों? यह भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, समझ गए मेरी बात। तो ये रहे मेरे दोस्तों हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब मेरे दोस्तों हमें चर्चा करनी है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, और जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है मेरे दोस्तों धातु एवं अधातु। तो हमें धातु एवं अधातुओं के बारे में चर्चा करनी है। तो एक बार सारे हमारे भाई बहन कमेंट कर दो कि धातु अधातु को पढ़ने के लिए तैयार हो क्या। एक बार कमेंट कर दो धातु अधातु पढ़ने के लिए तैयार हो क्या। सारे लोग एक बार कमेंट कर दो धातु अधातु पढ़ने को तैयार हो। बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है ना। देखो ये वाली स्लाइड हो सकती है कि आपको थोड़ी सी धुंधली दिखे, ज़्यादा स्लाइड नहीं है, एक दो स्लाइड है, समझ गए मेरी बात। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखो 1 2 और ये 3 है ना, तो 3 ही स्लाइड है। इसके बाद सारी वाइट कलर की स्लाइड है जिसमें आपको सब साफ साफ दिखाई देगा। तो यदि इसमें थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई देता है तो है ना, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको लिख कर भी बता दूंगा सारी चीज़ें, टेंशन नहीं लेना है ना। तो देखो जरा ध्यान से, धातु धातु के बारे में हम पढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यह जो धातु धातु होता है इसे कहा जाता है मेटल एवं नॉन मेटल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भगवान की कसम मेरे दोस्तों यकीनन बताता हूँ, आप परीक्षा में चले जाना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। देखो मैं कभी भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, समझ गए मेरी बात, लेकिन केमिस्ट्री में मैं इस वाले चैप्टर में हमेशा गारंटी ले लेता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यकीनन मानिएगा 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो अम्ल क्षार एवं लवण, दूसरा ये वाला चैप्टर हो गया, तीसरा पीरियोडिक वाला चैप्टर हो गया, आवर्त सारणी वाला चैप्टर हो गया। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो 5-6 क्वेश्चन तो इन तीनों चैप्टर में से ही मिल जाते। तो देखो जरा ध्यान से, इनको हमें कंप्लीट करना है। अब देखो मेरे दोस्त, होता क्या है, जो हमारी धातुएं होती हैं, आप ये मत याद रखो कि धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं। आप ये मत याद रखो कि धातु कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक होती, विद्युत ऋणात्मक। आपको ये वाली बातें याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आ जाओ। आप इन दोनों को याद भी मत रखो तो भी चल जाएगा। देखो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। मेरे दोस्तों हमारी जो धातुएं होती हैं वो धातुएं सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, यानी कि ठोसी अवस्था में पाई जाती हैं। और मेरे दोस्तों हमारी जो अधातुएं होती हैं वो अधातुएं पाई जाती हैं गैसियस स्टेट में, यानी कि गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, समझ गए मेरी बात। देखो मैंने आपसे कहा कि धातुएं पाई जाती हैं सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोसी अवस्था में, लेकिन मेरे दोस्तों कुछ ऐसी भी एक धातु होती है जो कि द्रवीय अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम होता है मेरे दोस्तों मरकरी। यह जो मरकरी होती है Hg, मरकरी एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, यानी कि द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। तो यदि आपसे यह पूछा जाता है कि वह कौन सी धातु होती है जो कि द्रवीय अवस्था में पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा मरकरी होती है, जिसे हिंदी में मेरे दोस्तों हम पारा भी कहते हैं। तो पारा ऐसी धातु होती है जो कि द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि यह जो अधातुएं होती हैं मेरे दोस्तों, यह अधातुएं पाई जाती हैं गैसीय अवस्था में, लेकिन कार्बन एक ऐसी अधातु होती है जो कि ठोसी अवस्था में पाई जाती है। तो यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी अधातु होती है जो कि ठोसी अवस्था में पाई जाती है, तो आपका नाम होगा कार्बन। और यह जो ब्रोमीन होती है मेरे दोस्तों, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु होती है जो कि द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। तो यदि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए वह कौन सी अधातु होती है जो कि द्रवीय अवस्था में पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा ब्रोमीन होती है। कौन होती है? ब्रोमीन होती है। अब देखना जरा ध्यान से, चलो यहाँ तक का तो कार्य हो गया है। फिर यह जो धातुएं होती हैं मेरे दोस्तों, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं, यानी कि मेलिएबल होती हैं। अब आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है जैसे आप धातुओं को ठोकते हो या फिर पीटते हो,
धातुओं पर यदि आप आघात पहुंचाते हो तो आघात पहुंचाने पर मेरे दोस्तों वह फैल जाती है। समझ गए मेरी बात? जैसे आप किसी भी धातु को ठोकर को पीटोगे तो मेरे दोस्तों फैल जाती है। समझ गए मेरी बात? इसे कहा जाता है आघात वर्धनीय। और यह जो आघात वर्धनीयता का गुण है यह पाया जाता है धातुओं में, लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। यदि आपने अधातुओं को आघात पहुंचाया तो आघात पहुंचाने पर फ्रेजाइल हो जाती है, भंगुर हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो मेरे दोस्तों अधातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आघात पहुंचाने पर कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं, यानी कि चकनाचूर हो जाती हैं। समझ गए मेरी बात? अब देखो, आपने कहा सर धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, यानी कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो आपका जवाब होगा सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु मेरे दोस्तों सोना यानी कि गोल्ड होता है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन होता है? सोना होता है, यानी कि गोल्ड होता है। समझ गए मेरी बात? अब देखो मेरे दोस्तों, यह जो धातुएं होती हैं, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, यानी कि धातुएं डक्टाइल भी होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? डक्टाइल होती हैं, यानी कि तन्य होती हैं। अब तन्य का मतलब क्या होता है? यानी कि आप इन धातुओं को पतले पतले खींचकर लंबे लंबे तार बना सकते हो। समझ गए मेरी बात? यह जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, सिल्वर के तार होते हैं, मेरे दोस्तों यह धातुएं ही तो होती हैं। तो धातुओं में यह गुण पाया जाता है कि आप उन्हें खींचकर उनके लंबे लंबे तार बना सकते हो, और इस गुण को कहा जाता है मेरे दोस्त तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी कहा जाता है। तो धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। और मेरे दोस्तों सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? तो आपका जवाब होगा सोना ही होती है। यह जो सोना होता है मेरे दोस्तों सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु भी होती है और सर्वाधिक तन्य धातु भी होती है, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब मैं आपको मेरे दोस्तों सोना के बारे में एक ऐसा तथ्य बताऊंगा कि आपको सुनकर अचंभा हो जाएगा, आपको कुछ समय के लिए तो यकीन भी नहीं होगा, लेकिन वह तथ्य मेरे दोस्तों पूर्णतः सत्य है। यह बात याद रखनी है। यह जो सोना होता है मेरे दोस्तों 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार को, यानी कि वायर को खींचा जा सकता है। और यह बहुत ही फेमस फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा 2 किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है। अब देखो मेरे दोस्तों, यह जो धातुएं होती हैं, यह धातुएं इसके अलावा ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों चांदी। यह जो चांदी होती है वो ऊष्मा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो अधातुएं कैसी होती हैं मेरे दोस्तों? यह ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इसका एक्सेप्शन है मेरे दोस्तों ग्रेफाइट। इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु होती है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। बाकी अधातुएं तो ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट कैसी होती है? ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। देखो, मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि वह कौन सी धातु है जो ऊष्मा विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, तो आपने कहा सर सिल्वर, यानी कि चांदी। चांदी ऊष्मा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, लेकिन यदि चांदी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सेकंड आंसर होगा मेरे दोस्तों आपका कॉपर। सेकंड आंसर क्या होगा? हमारा कॉपर होगा। समझ गए मेरी बात? तो यह जो कॉपर होता है मेरे दोस्तों, यह सेकंड बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी कि दूसरा सबसे अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा और विद्युत का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि ऊष्मा और विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो आपका जवाब होगा कॉपर होता है। मेरे दोस्तों यह जो कॉपर होता है, अरे क्षमा चाहूंगा, यह जो धातुएं होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं? तो आपका जवाब होगा चमकीली होती हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। और यह जो अधातुएं होती हैं मेरे दोस्तों, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। यह बात आपको याद रखनी है। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अब जैसे मेरे दोस्त हीरा, हीरा क्या है? एक अधातु है, लेकिन हीरा तो चमकीला होता है। तो हीरा एक ऐसी अधातु होती है जो कि चमकीला होता है। हीरा भी इसका अपवाद है, ग्रेफाइट भी अपवाद है, आयोडीन भी अपवाद है, सफेद फास्फोरस भी अपवाद है। तो यह जो हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और सफेद फास्फोरस होता है मेरे दोस्तों, यह इसका एक्सेप्शन होता है। समझ गए मेरी बात? सफेद फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग भी कहा जाता है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए
कि कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा सफेद फास्फोरस को कहा जाता है। देखो होता क्या है वास्तव में, यह जो सफेद फास्फोरस होता है ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अब जैसे आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको कब्रिस्तान ले जाया जाता है। अब कब्रिस्तान में मेरे दोस्तों आप यकीन मानो, यदि वहां पर कई करोड़ों लोग, कई अरबों लोग मरे हुए डले हुए हैं, तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा संख्या पर वहां पर हड्डियां मौजूद होंगी, एकत्रित होंगी। अब रात्रि के समय यदि आपकी नजर कभी कब्रिस्तान के ऊपर जाएगी तो उन हड्डियों में तो सफेद फास्फोरस पाया जाता है। तो उन सफेद फास्फोरस की वजह से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कब्रिस्तान में आग लगी हुई है। तो इस वजह से सफेद फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग कहा जाता है, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? तो सफेद फास्फोरस को क्या कहा जाता है? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान की आग कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों हमें सोडियम के बारे में चर्चा करनी है। अब हम प्रमुख धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे सोडियम के बारे में। पता है मेरे भाई, यह जो सोडियम होता है, सोडियम को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों, सोडियम को लैटिन भाषा में जाना जाता है नाइट्रियम के नाम से। सोडियम को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रियम के नाम से जाना जाता है। यह जो सोडियम होता है मेरे दोस्तों, यह उच्च क्रियाशील धातु होती है। सोडियम कैसी धातु होती है? उच्च क्रियाशील धातु होती है मेरे दोस्तों। यह सोडियम पानी तथा वायु के साथ क्रिया करके आग उत्पन्न करती है। समझ गए मेरी बात? इस वजह से इस सोडियम को केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल में भी रखा जाता है। अब यदि आप कभी सोडियम को मेरे दोस्तों वायु में खुला छोड़ देते हो या फिर पानी में डाल देते हो, तो यह पानी तथा वायु के साथ मेरे दोस्तों बहुत तेजी के साथ क्रिया करती है और आग उत्पन्न कर देती है। इस वजह से मेरे दोस्तों यह उच्च क्रियाशील धातु होती है और इस वजह से इस सोडियम को मेरे दोस्तों केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल में भी रखा जाता है कि नहीं? इसे केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल में भी रखा जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, सोडियम को कभी आप छूना। देखो एक बार मेरे को मौका मिला था सोडियम छूने का, है ना। मेरे को एक बार मौका दिया था हमारे कॉलेज में हमें मौका मिला सोडियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। तो मेरे दोस्तों सोडियम को मिट्टी तेल में बाकायदा हमारी लेबोरेटरी में रखा हुआ था, प्रयोगशाला में रखा गया था। तो मेरे को एक उसमें वो पेपर आता, लिटमस पेपर में दिया था उन्होंने मेरे को सोडियम, है ना। बोले इसको लिटमस पेपर में बंद कर लो, बंद कर लिया। बोला लिटमस पेपर को खोलना मत, मैंने नहीं खोला, है ना। लेकिन स्कूल में मैंने भी पढ़ा हुआ था कि सोडियम को यदि आप पानी में डालते हो तो पानी में डालने पर यह आग उत्पन्न कर देता है। तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ था। तो मैंने कहा ट्राई करता हूँ, एक दाना डालता हूँ सोडियम का। जो गुटखा होता है ना, राष्ट्रीय गुटखा की यदि आप धूल को साफ कर लो, है ना, और उस राष्ट्रीय गुटखा को यदि आप खा ले तो थोड़ा बहुत तो गीला हो जाता है ना, तो गीले होने के बाद मुलायम हो जाता है। वैसे सोडियम एकदम मुलायम होता है, कलर वैसा ही होता है। तो उसको जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी तेज आग लगी, भड़ाक, मेरी टेस्ट ट्यूब पूरी काली पड़ गई। अब मैडम को पता चल गया कि किसी ने उधम कर दिया है। मैडम बोली कौन कर रहा है? मैंने कहा मैडम मेरे से गलती हो गई। मैं प्रयोगशाला में कभी ठीक से प्रयोग कर ही नहीं पाया, मैं उल्टे सीधे प्रयोग कर देता था। मेरे को कभी नंबर मिले ही नहीं प्रयोगशाला में। मेरे को प्रयोग करने को दिया, मैं उल्टा सीधा ही करूंगा। मैं नहीं सोचता था कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरे को जो अच्छा लगता था कि इसमें मजा आएगा मैं वो करता था। फर्स्ट तो मैंने कहा पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो अपन को लिखना आता है, तो लिखना कर लेते थे, है ना। एक दो हमारे पास लड़कियां फंस जाती थी। मैं कॉलेज डेली जाता नहीं था, मेरा रेगुलर कॉलेज था, तो लड़कियों से फिर रिक्वेस्ट करता था, मैं उससे हाथ जोड़ता था कि बता दो मालकिन, मैं थोड़ा लिख लूँ। अरे भैया एक लड़की मेरे को अच्छे से याद है, नंदनी नाम था उसका, पता नहीं अभी कहाँ पे है ना, नंदनी नाम था। इतना मतलब इतनी बारीक आवाज मैंने अपने जीवन में किसी भी दूसरी लड़की की देखी ही नहीं है। इतनी बारीक आवाज थी, आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब जब हम दोस्त बात करते थे तो हुआ क्या, मैंने उस नंदिनी से कहा, बहुत सीधी लड़की थी, शांत पढ़ने वाली लड़की थी। मैंने उससे कहा, अब मैं तो यार क्या है ना, तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कॉलेज भी साथ में कर रहा था, तो अब प्रयोगशाला में मेरे पे लिखते नहीं बनता था, प्रैक्टिकल में क्या लिखना मेरे को याद थोड़ी रहता था। और वो बिल्कुल कॉलेज में घुसी हुई थी, तो उसको सब कुछ याद रहता था। अब मेरा नंबर उसके पीछे ही आता था, तो मैं उसका देखूं तो वो कॉपी बंद कर ले यार। जैसी कॉपी बंद कर ले, मैंने कहा यार गजब है यार, ये तो फेल करवा देगी। तो फिर मैंने उसकी सहेली से कहा कि इससे बोल दो यार, दे दे मेरे को, बताओ ऐसे करती है ना। तो बोलती मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी, आप कैसे, आप अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ, आप मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। अरे यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो गजब काम कर रही है यार, ये तो फेल करवा देगी। ऐसे ऐसे होके मैं पास हुआ हूँ अपने कॉलेज में, समझ गए। वैसे मैं लिख लेता था, मैं दोस्ती बना लेता था कि यार मेरे को तुम
थोड़ा बहुत बता दोगे। अब क्योंकि मैं एक रात पहले पढ़ के जाता था और वो लोग पूरी साल भर पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज की, तो उनसे ही आएगा, मेरे से थोड़ी आएगा। मैं पढ़ाई कर रहा था कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उनको पता ही नहीं था। और फिर मैं फाइनल ईयर से जैसे ही कोचिंग में पढ़ाने लगा तो सब लोग हैरान हो गए, यार बताओ यार, ये तो पढ़ाई नहीं करता था कॉलेज में, और आजकल अकेडमी में पढ़ा रहा है, कोचिंग्स में पढ़ा रहा है। और उन्हीं कोचिंग्स में मेरे क्लासमेट पढ़ने भी आए थे 2-3, उनको मैंने पढ़ाया तो वो हैरान हो गए, बोले गजब यार भैया, मान गए। तो ऐसी कहानी है मेरे दोस्तों। अब देखो जरा ध्यान से, तो यह जो मेरे दोस्तों हमारा सोडियम होता है, पानी तथा वायु के साथ क्रिया कर आग उत्पन्न कर देता है। इसे केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम मेरे दोस्तों इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू के द्वारा भी आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम तथा पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू के द्वारा भी आसानी से काटा जा सकता है। अब देखो थोड़ा सा सोडियम के उपयोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पता है सोडियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? अब मेरे दोस्तों जो तरल सोडियम होता है यानी कि लिक्विड सोडियम होता है मेरे दोस्त, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। अब नाभिकीय अभिक्रियाओं में मेरे दोस्तों टेम्परेचर वहां पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए यानी कि ताप को कम करने के लिए यानी कि वहां पर ठंडक बनाने के लिए इस सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम जो तरल सोडियम होता है, इससे तरल सोडियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आपका जवाब होगा नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। और मेरे दोस्तों नाभिकीय अभिक्रियाओं में एज अ कूलेंट यानी कि प्रशीतक की भांति किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में एज अ कूलेंट यानी कि प्रशीतक की भांति किया जाता है। सोडियम लैंप में सोडियम वाष्प का उपयोग किया जाता है, यह बात भी याद रखनी है। यह जो सोडियम लैंप होता है मेरे दोस्तों, इस सोडियम लैंप का कलर कैसा होता है? पीला होता है। सोडियम लैंप का कलर कैसा होता है? पीला होता है। समझ गए मेरी बात? यह बात आपको याद रखनी है। सोडियम लैंप में सोडियम वाष्प का उपयोग किया जाता है। सोडियम लैंप का कलर कैसा होता है? पीला होता है। समझ गए मेरी बात? यह पूछ लिया जाता है कि नहीं? तो यह बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम के बारे में, सोडियम के यौगिकों के बारे में। जैसे आपने नाम सुना होगा NaCl, NaCl को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। अब मेरे दोस्तों यह जो NaCl होता है इसके कई सारे नाम होते हैं। इसे सिंपल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है यानी कि साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। और यह जो NaCl होता है ये हमको समुद्र से प्राप्त होता है और समुद्र में हमको चट्टानों से प्राप्त होता है। चूंकि हमें समुद्र से प्राप्त होता है इसलिए इसे सी सॉल्ट कहा जाता है, और समुद्र में चट्टानों से प्राप्त होता है इसलिए इसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे NaCl के नाम होते हैं। इसके बाद सोडियम का जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है Na2CO3, जिसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। और यह जो सोडियम कार्बोनेट होता है मेरे दोस्तों इसे सोडा एस के नाम से जाना जाता है यानी कि सोडा राख के नाम से जाना जाता है। अब देखो जरा ध्यान से, यह जो सोडियम होता है इसका जो तीसरा कंपाउंड होता है उसका नाम होता है मेरे दोस्तों Na2CO3 × 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ गए मेरी बात? Na2CO3 × 10H2O, यह जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है इसे धावन सोडा कहा जाता है, इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धावन सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो इसको गर्म करने के पश्चात सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। समझ गए मेरी बात? बेकिंग सोडा के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, तो अब ज़्यादा हमें इसके बारे में पढ़ना है नहीं। मेरे दोस्तों NaOH के बारे में भी पढ़ लिया है ना? NaOH के बारे में पढ़ लिया है, तो अब इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे Na2SO4 × 10H2O के बारे में। मेरे दोस्त इसका नाम पूछा जाता है Na2SO4 × 10H2O, Na2SO4 × 10H2O यानी कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। यह जो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम क्या होता है? तो आपका जवाब होगा इसे ग्लोबर लवण के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबर लवण किस धातु का यौगिक होता है? तो आप कहेंगे सोडियम धातु का। ग्लोबर लवण का सूत्र क्या होता है? Na2SO4 × 10H2O। यह मेरे दोस्तों इसका सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O, यह इसका सूत्र होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों इसका जो सबसे तगड़ा कंपाउंड है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन मेरे दोस्तों उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बताना मेरा फर्ज है। जैसे Na2B4O7 × 10H2O, यह जो Na2B4O7 × 10H2O है मेरे दोस्त, इसे पढ़ा जाता है सोडियम मेटाबोरेट
डेकाहाइड्रेट, इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट पढ़ा जाता है। इसे सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट पढ़ा जाता है। समझ गए मेरी बात? और यह जो सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है इसे बोरेक्स कहा जाता है, यानी कि सुहागा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोरेक्स कहा जाता है, यानी कि सुहागा कहा जाता है। मोमबत्ती बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, गिलास बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण में उसका उपयोग किया जाता है, चमड़े के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। देखो सुहागा अलग होता है और सुहाग अलग होता है ना। सुहाग ये वाला होता है और सुहागा ए वाला होता है। तो Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसे पढ़ा जाता है सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। और यह जो सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है इसे बोरेक्स यानी कि सुहागा कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है मोमबत्ती बनाने में, गिलास बनाने में, पानी के शुद्धिकरण में, चमड़े के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है NaNO3। यह जो NaNO3 होता है इसे सोडियम नाइट्रेट पढ़ा जाता है। और यह जो सोडियम नाइट्रेट होता है इसे चिली सॉल्टपीटर कहा जाता है। और यह जो चिली सॉल्टपीटर होता है यह उर्वरक की भांति कार्य करता है, यानी कि भूमि की उपज क्षमता को बढ़ाता है या फिर उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। अब सोडियम के बाद हमें चर्चा करनी है मैग्नीशियम के बारे में। समझ गए मेरी बात? तो मेरे दोस्तों हर एक धातु से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें डिटेल में पढ़ना होगा। यदि आप थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो वहां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लेते हैं। यह जो मैग्नीशियम होता है मेरे दोस्तों, यह क्लोरोफिल के जस्ट बीच में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल हमारी पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल के बीच में पाया जाता है मेरे दोस्तों मैग्नीशियम। तो यह मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल के बीच में पाया जाता है। और यह मैग्नीशियम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियों में मेरे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है पेड़ पौधों की पत्तियों में तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है, यानी कि रंजकहीनता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एल्बिनिज्म, यानी कि रंजकहीनता कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? जिसे क्या कहा जाता है? एल्बिनिज्म, यानी कि रंजकहीनता कहा जाता है। इसकी कमी से मेरे दोस्तों पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, जिसे एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एल्बिनिज्म, रंजकहीनता कहा जाता है। जो फ्लैश लाइट होती है ना, फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम धातु के फीते का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम धातु के फीते का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा अयस्क क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कॉर्नेलाइट होता है। मैग्नीशियम धातु का सबसे अच्छा अयस्क क्या होता है? कॉर्नेलाइट होता है। समझ गए मेरी बात? और कॉर्नेलाइट के फॉर्मूले को याद मत रखो, बस आप तो इतनी बात याद रख लो कि मैग्नीशियम धातु का सबसे अच्छा अयस्क क्या होता है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों कॉर्नेलाइट होता है। यह जो कॉर्नेलाइट होता है यह मैग्नीशियम धातु का सबसे अच्छा अयस्क होता है। अब देखो यह जो मैग्नीशियम होता है मेरे दोस्तों, इसके यौगिकों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम का पहला यौगिक होता है MgO, जिसे कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यह बहुत कठोर होता है। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे दोस्तों अति उच्च तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को यह मेरे दोस्तों सहन कर लेता है। तो यह अति उच्च तापमान को सहन कर लेता है। समझ गए मेरी बात? इसलिए ईंटों की भट्टियों के अंदर इसका लेपन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। इसलिए ईंटों की भट्टियों के अंदर इसका लेपन किया जाता है कि नहीं? इसलिए ईंटों की भट्टियों के अंदर इसका लेपन किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने आपको बताया हुआ था कि पानी में डालने पर यह दूधिया रंग का हो जाता है, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी में डालने पर यह दूधिया रंग का हो जाता है, इस कारण इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और यह एक एंटासिड होता है। यह बात तो 3 बार मैं आपको बता चुका हूँ। एंटासिड का मतलब होता है जो यौगिक एसिडिटी को समाप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है एंटासिड। तो यह एक एंटासिड होता है, यह बात याद रखनी है। अब देखो जरा ध्यान से,
इसके बाद हमें चर्चा करनी है कैल्शियम के बारे में। यह जो कैल्शियम होता है, सबसे पहले हम कैल्शियम के अयस्कों के बारे में चर्चा करेंगे। कैल्शियम का सबसे पहला अयस्क होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरे दोस्त, यह जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र होता है CaCO3। जैसे आपने देखा होगा, जो अंडा होता है ना, अंडे का जो छिलका होता है, जिसे हम अंडे का बाहरी कवच कहते हैं, अंडे का छिलका मेरे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और छोटे में हम स्लेट पर बत्ती के द्वारा लिखते थे ना, या फिर खड़िया के द्वारा लिखते थे, तो स्लेट पर लिखने वाली बत्ती या फिर खड़िया, स्लेट पर लिखने वाली बत्ती या फिर खड़िया, जिसे हम पेन भी कहते हैं, यह कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है। स्लेट पर लिखने वाली बत्ती या फिर खड़िया, जिसे हम पेन भी कहते हैं, यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, ये बात याद रखना। इसके बाद है Ca3PO4 का होल टेट्रा। ये वाली चीज़ आपको नहीं याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादा परीक्षा में यह वाली चीज़ पूछी नहीं जाती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है, बिना बुझा चूना क्या कहलाता है, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। होता क्या है, जैसे ही मेरे दोस्तों कैल्शियम की क्रिया पानी के साथ करवाई जाती है, तो मेरे दोस्तों निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से बुदबुदाहट की आवाज़ आती है, यानी कि पॉप साउंड आता है। और यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है मेरे दोस्तों, यही बुझा हुआ चूना कहलाता है। समझ गए मेरी बात? जो आप खैनी के साथ लगाते हो ना, खैनी के साथ खाते हो, यही खाने वाला चूना होता है, यही पान में लगाने वाला चूना होता है। और इसे स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है, इसे कास्टिक लाइम भी कहा जाता है, इसे स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है, वाह, इसको कास्टिक लाइम भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप कैल्शियम की क्रिया मेरे दोस्त वायु के साथ करवाते हो, यानी कि कैल्शियम जैसे ही वायु के साथ क्रिया करता है, तो वायु के साथ क्रिया करके मेरे दोस्तों CaO का निर्माण करता है। और यह जो CaO होता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है मेरे दोस्तों, यह बिना बुझा चूना होता है। यह क्या होता है? बिना बुझा चूना होता है। इसे क्वैक लाइम भी कहा जाता है। यह बिना बुझा चूना होता है, इसे क्वैक लाइम भी कहा जाता है। यह बिना बुझा चूना होता है, इसे क्वैक लाइम भी कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? इसके बाद देखो मेरे दोस्तों, हमें कैल्शियम के यौगिकों के बारे में चर्चा करनी है। कैल्शियम का जो सबसे पहला यौगिक होता है वो होता है CaSO4 2H2O, जिसे हम पढ़ते हैं डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और इसी डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। दूसरा इसका उपयोग होता है CaC2, और यह जो CaC2 होता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड मेरे दोस्तों फलों को पकाने में मदद करता है। देखो, यह अकेला फलों को नहीं पका पाता है, लेकिन यह फलों को पकाने में मदद जरूर करता है कि नहीं? यह फलों को पकाने में मदद करता है। पानी के साथ क्रिया कर यह एसिटिलीन बनाता है। पानी के साथ क्रिया कर यह क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है। पानी के साथ क्रिया कर यह एसिटिलीन बनाता है। समझ गए मेरी बात? और यह एसिटिलीन मेरे दोस्तों अकेला ही फलों को पका देता है। और यह जो एसिटिलीन होता है, यह एसिटिलीन अकेला ही फलों को पका देता है। तो पानी के साथ क्रिया करके क्या करता है? यह एसिटिलीन बनाता है। और यह जो एसिटिलीन होता है, यह अकेला ही फलों को पका देता है। समझ गए मेरी बात? यह एसिटिलीन अकेला ही फलों को पका देता है। तो यह बात याद रखिएगा। यह कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है, और पानी के साथ क्रिया करके मेरे दोस्तों C2H2 का निर्माण करता है। और यह जो C2H2 होता है, इसे कहा जाता है एसिटिलीन। और यह एसिटिलीन अकेला ही फलों को पका देता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो, हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम के बारे में। यह जो एल्यूमिनियम होता है मेरे दोस्तों, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन होती है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी होती है, तो आपका जवाब होगा सिलिकॉन होती है। देखो, जैसे आपको मैंने मैग्नीशियम का अयस्क बताया था, वैसे ही आपको एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में भी याद रखना है। मैग्नीशियम के अयस्क का नाम बताया था कॉर्नेलाइट। और यह जो मेरे दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है परीक्षा की दृष्टिकोण से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। समझ गए मेरी बात?
और इसका उपयोग किया जाता है विद्युत तार बनाने में। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? विद्युत तार बनाने में मेरे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मेरे दोस्तों आयरन के बारे में। यह जो आयरन होता है, इस आयरन के अयस्क बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं और परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। ये मेरे दोस्तों आयरन के अयस्क होते हैं, लेकिन अभी आप इनको याद नहीं कर पाएंगे। देखो, इनको पहचानने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। पहले थोड़ा सा इनके नामों को हम पढ़ लेते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। यह पांचों के पांचों आयरन के अयस्क होते हैं। समझ गए मेरी बात। यह पांचों के पांचों किसके अयस्क होते हैं? आयरन के अयस्क होते हैं। समझ गए मेरी बात। पांचों के पांचों आयरन के अयस्क होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, पांचों के पांचों आयरन के क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, है ना। पांचों के पांचों आयरन के अयस्क होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, यह जो मैग्नेटाइट है, यह जो मैग्नेटाइट है, इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहा जाता है, और यह जो आयरन पाइराइट है, इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। लेकिन आप कैसे याद कर पाओगे मेरे दोस्तों यह आयरन के अयस्क हैं? तो यह आयरन के जो अयस्क हैं मेरे दोस्तों, आयरन के प्रत्येक अयस्क में देखो सबसे पीछे जो प्रत्यय है, प्रत्यय के तौर पर मेरे दोस्तों एक शब्द लिखा होगा, और वह शब्द है आइट। आइट का प्रत्यय है। समझ गए। जैसे हेमेटाइट तो पीछे क्या है? आइट। मैग्नेटाइट पीछे क्या है? आइट। आयरन पाइराइट पीछे क्या है? आइट। सिडेराइट पीछे क्या है? आइट। लिमोनाइट पीछे क्या है? आइट। तो अब आपको समझ में आ गया, आइट यानी कि ये आयरन के अयस्क होते हैं, है कि नहीं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। मैग्नेटाइट को कहा जाता है प्राकृतिक चुंबक, और मेरे दोस्तों आयरन पाइराइट को कहा जाता है मूर्खों का सोना। आयरन पाइराइट को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, यह जो मैग्नेटाइट होता है, इस मैग्नेटाइट के द्वारा हमें सबसे ज़्यादा आयरन प्राप्त होता है, यानी कि लोहा प्राप्त होता है। तो यदि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि आयरन के किस अयस्क के द्वारा हमें सबसे ज़्यादा आयरन यानी कि लोहा प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा मैग्नेटाइट के द्वारा। यह जो मैग्नेटाइट होता है, यह आयरन का वह अयस्क होता है जिससे हमें सबसे ज़्यादा आयरन यानी कि लोहा प्राप्त होता है। यह बात याद रखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों, यह जो आयरन होता है यह 4 अवस्थाओं में पाया जाता है। आप नाम मत याद रखना, लेकिन आप एक बार सुन लो, है ना, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी वो बात बनी रहे। नाम याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे आयरन पाया जाता है +2 स्टेट में, और आयरन की +2 स्टेट को कहा जाता है फेरस। आयरन की +3 स्टेट को कहा जाता है फेरिक। +2 स्टेट को फेरस कहा जाता है, +3 स्टेट को फेरिक कहा जाता है, +4 स्टेट को परफेरिट कहा जाता है, और +6 स्टेट को फेरिट कहा जाता है। तो आयरन कितनी अवस्था में पाया जाता है? 4 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब देखो, यह जो आयरन के प्रकार है ना, यह आयरन 3 प्रकार का होता है। एक होता है मेरे दोस्तों कच्चा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा, और एक होता है पिटवा लोहा। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, यह मेरे दोस्तों आयरन के 3 प्रकार होते हैं, है ना। यह जो कच्चा लोहा होता है मेरे दोस्तों, इसमें कार्बन का परसेंटेज 4 होता है, यानी कि इसमें कार्बन कितना % पाया जाता है? 4% पाया जाता है। और यह जो ढलवा लोहा होता है, इसमें कार्बन मेरे भाई 2 से 2.5% पाया जाता है। और यह जो पिटवा लोहा होता है, इसमें कार्बन 0.12 से लेकर 0.25% पाया जाता है। समझ गए मेरी बात। 0.12 से लेकर 0.25% तक पाया जाता है। मेरे दोस्तों, कच्चा लोहा को कहा जाता है अशुद्ध लोहा, और इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यह जो पिटवा लोहा होता है, इसे कहा जाता है शुद्ध लोहा। तो आप तो सीधी सीधी बात ये रखो कि शुद्ध लोहा कौन कहलाता है? पिटवा लोहा। और अशुद्ध लोहा कौन कहलाता है? कच्चा लोहा। अब कच्चे लोहे को अशुद्ध लोहा क्यों कहा गया है? क्योंकि कच्चे लोहे में मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है कि यदि लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है तो हमारा लोहा अशुद्ध होता जाता है। समझ गए मेरी बात। तो देखो जरा ध्यान से, तो यदि लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है तो लोहा कैसा होता जाता है? लोहा मेरे दोस्तों अशुद्ध होता जाता है। अब जैसे आपको पता है कि जब हमारा आयरन नमी तथा पानी के साथ क्रिया करता है, तो यह नमी तथा पानी के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि Fe2O3 इसे कहा जाता है फेरस ऑक्साइड। इसका निर्माण करता है, और इसे ही कहा जाता है मेरे दोस्तों लोहे में जंग लगना। इसे ही क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा, इसे ही कहा जाता है लोहे में जंग लगना। इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है लोहे में जंग लगना। समझ गए मेरी बात।
और मेरे दोस्तों जब लोहे में जंग लग जाती है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना यह एक कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इससे मेरे दोस्तों लोहा हमारा अशुद्ध होता जाता है और लोहे का वजन भी बढ़ जाता है ना। अब लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए मेरे दोस्तों इस लोहे के ऊपर हम जिंक धातु की पॉलिश कर देते हैं। देखो इस लोहे के ऊपर हमने किसकी पॉलिश कर दी है? जिंक धातु की पॉलिश कर दी है, जिसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण, जिसे कहा जाता है यशद लेपन। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जवाब होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए मेरे दोस्तों जिंक धातु का लेपन किया जाता है, जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और गैल्वेनाइजेशन से पहले यानी कि गैल्वेनीकरण से पहले लोहे को HCl से धोया जाता है। यह वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो गैल्वेनाइजेशन से पहले लोहे को किससे धोया जाता है? तो आपका जवाब होगा HCl से धोया जाता है। अब इसके बाद देखो मेरे दोस्तों, हमें लेड यानी कि सीसा के बारे में चर्चा करनी है। आपने लेड के बारे में नाम सुना होगा, सीसा के बारे में नाम सुना होगा। एक बार मेरे दोस्तों यहाँ तक कमेंट करके बताइए, यहाँ तक मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ, है ना। आपने केमिस्ट्री देखी होगी, लेकिन आपको जो पढ़ाई मिल रही है केमिस्ट्री में, एक बार कमेंट करके बताओ सच्ची सच्ची आपको लग रहा है ना कि हाँ सर ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है जैसे आप बता रहे हो, है ना। देखो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए लोग आपको परमाणु पढ़ा देंगे, फलाना ढिमकाना पढ़ा देंगे, लेकिन परमाणु परमाणु से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो जमाने चले गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, चलो धन्यवाद सभी का। प्रियंका यादव मजा ले रही है ना। प्रियंका यादव पता है, अब प्रियंका यादव को मैं लठ मारूंगा जब भी कभी मिलेगी ना, तो ये लठ मारूंगा तब पता चलेगा। ये जो हंस के बोल रही है ना, मजे ले रही है, इसको लठ मारूंगा, है ना। और लठ मारूंगा मैं नुकीले साइड से, यहाँ से मारूंगा, ताकि मेरे दोस्त उसकी खोपड़ी थोड़ी सी फूट जाए। खोपड़ी फूट जाएगी तो खून निकलेगा, अच्छा लगेगा। तो बताता हूँ, कभी प्रियंका यादव को मिलने दो, अब बताता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, लेड यानी कि सीसा। अब यह जो सीसा होता है मेरे दोस्तों, इसका जो संकेत होता है वो होता है Pb। अब मेरे दोस्तों सीसा एकमात्र ऐसी धातु होती है जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। देखो अभी मैंने आपको जब धातु हेलो हेलो, थोड़ा बफरिंग हो जाती है यार भाई, है ना। आज की क्लास ने तो जान खा ली यार मेरी, कसम भगवान की। लग रहा है कहीं पे अच्छा जाके जोर से माथा मार लूँ तो मेरा माथा खुल जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा अब गुस्सा इतनी आ रही क्या बताऊँ, टेंशन ना लो। आज यहाँ से छोड़ देंगे नाता। यहाँ पे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मतलब लिमिट से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, लिमिट से ज़्यादा यार। मतलब मेरी नाक कट जाती है कि बताओ आप सर इंदौर जैसे शहर में रहते हो और लाइट की प्रॉब्लम, मैंने बताओ कहाँ पे स्टूडियो लगवा लिया यार। इतनी प्रॉब्लम तो मेरे रूम पे नहीं रहती है यार, है ना। मैंने अलग से लिया था एक रूम स्टूडियो के लिए, वहीं पे लाइट की प्रॉब्लम, बताओ। अब कोई दिक्कत नहीं यार, मैं अभी जैसी क्लास खत्म होगी ना, 2-4 रोटी खा के सीधा पहुंचूंगा और सीधा मेरे को लड़का ही काम में लगे हुए हैं, है ना। जाके सीधा 2-2.5-3 घंटे में चालू करवा दूंगा वहाँ पे, है ना। 4 घंटे तो लगेंगे मिनिमम। तो आज पूरे दिन बहुत तगड़ा काम है, मेहनत वाला काम है। अब देखो जरा ध्यान से, तो लेड के बारे में मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, लेड एकमात्र ऐसी धातु होती है जो ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। लेड एकमात्र ऐसी धातु होती है जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। और मेरे दोस्तों पता है, लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, तो लड़की जो देखो, एक लड़का को मैं बात बता दे रहा हूँ, लड़का अभी से सचेत हो जाओ, लड़का लोग जितने भी लड़का लोग हैं मेरे दोस्त, यदि लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं तो आप उन लड़कियों से शादी ही मत कभी करना, जीवन में बहुत परेशान रहोगे। बहुत लड़ाई करती हैं ऐसी लड़कियां, है ना। बीमार भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बीमार क्यों होती हैं? क्योंकि जो लिपस्टिक लगाती है ना, लिपस्टिक में पाया जाता है लेड, है कि नहीं। और जब लेड की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है तो दिमाग मेरे दोस्त कम चलता है, फिर तंत्रिका तंत्र संबंधी व्यवधान यानी कि रोग होता है। तो इसलिए लड़कियों का दिमाग कम चलता है। जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती है ना, एकदम यहाँ से लाल लाल पूरा रंग लेंगी और उनको लगेगा कि वो बहुत सुंदर लग रही हैं, सबसे बेकार वही लगती हैं। तो जितनी भी लड़कियां लिपस्टिक मत लगाया करो, बहुत ज़्यादा बेकार लगती
देखो 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 भाई, क्या करें यार, बताओ यार, आज की क्लास ने तो हमारी जान खा ली यार, माँ कसम यार, मैं तो हैरान हो गया इस वाली क्लास से आज। हैरान क्लास से नहीं हुआ, हैरान लग रहा कि यहाँ पे आंटी का गला पकड़ के आंटी की बात मौत कर दूं, भले जेल जाना पड़े। गुस्से, गुस्सा तो इतना आ रहा है ना। बकर 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 दिन भर करती रहती है, लगने लगता है कि गला दबा ही दूं तो खाता। हाँ यार, मुंडा खराब करके रख रखा है। टेंशन ना लो, कल तुम्हारी क्लास नई जगह होगी, ठीक है, तुमको वीडियो बना के बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। एक एक नंबर जगह है, प्रीमियम जगह है, एक नंबर है ना, मेन रोड पे जगह है, गजब की जगह है। मतलब मजा आता है, एकदम सामने बालकनी है, फील आता है कि आप कहीं पे हो वहां पे, है ना। और क्लीनेस्ट रोड, एकदम क्लीनेस्ट रोड, मजा आ जाएगा वहां पे। तो देखो जरा ध्यान से, लेट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा लेट के